देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और राजस्थान के अलग अलग शहरों में अलग अलग सीटों पर अलग अलग उम्मीदवारों का पूरा ब्यौरा देते हमारे तमाम संवाददाता लगातार आपको रिपोर्ट्स दे रहे हैं। हम आपको इस समय की वोटिंग परसेंटेज से भी रूबरू करा देते हैं, क्योंकि शुरुआती जो 2 घंटे जो वोटिंग हुई, बेहद तेज रफ्तार से वोटिंग हुई। 10% के आसपास, कई शहरों में 11% भी वोटिंग वहां पर देखने को मिली। और लग रहा है ऐसा कम से कम कि राजस्थान के लोगों में, राजस्थान के मतदाताओं में भारी उत्साह है इस बात को लेकर कि आज यहां पर वोट पड़ रहे हैं। वैसे यह भी कहा जाता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मतदाताओं में जागरूकता बढ़ रही है, इस वजह से आते हैं। पहले यह कहा जाता था क्या सत्ता विरोधी है या फिर सत्ता के समर्थन में सारे लोग निकल रहे हैं, इस वजह से। हमारे साथ यहां पर जो हमने स्टूडियो बनाया है अपना जयपुर शहर में, हमारे साथ विजय विद्रोही हैं, मेरे पुराने सहयोगी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान की राजनीति पर पूरी पकड़, अपनी उसकी नब्ज पर पकड़ उनकी रहती है। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हैं, उनको भी जो उनके वन लाइनर्स होते हैं उसी में आपको पूरी कहानी सुना देते हैं। मिथिलेश जी, अभी हम कुछ पढ़े इसमें अतिरिक्त कि इतने प्रतिशत वोट डल गए हैं, या फिर सिर्फ एक पैटर्न हम देखें कि अब मतदाता निकलते ही हैं बड़ी संख्या में? निश्चित रूप से राजस्थानी जो होता है बहुत तेज तर्रार होता है, मारवाड़ी के लिए कहा जाता है। अगर वो घर से निकला है तो कुछ मैसेज देने के लिए निकला है, जो तमाम सरकारी प्रयासों से वोट परसेंटेज बढ़ाने के बजाय एक साइलेंट मैसेज छिपा हुआ है कि इस बार के चुनाव में कोई अंडर करंट है। अब वो अंडर करंट गहलोत की गारंटियों का है या मोदी के मैजिक का है, जो मोदी जी ने यहाँ आए और जयपुर में रोड शो किया और कई जगह रोड शो किया, अमित शाह ने रोड शो किया। इसमें कई अहम सीटें हैं, जिसमें सवाई माधोपुर की सीट बाबा किरोड़ीलाल मीणा की है, जो भी फंसी हुई है। वहां आशा मीणा बागी खड़ी हुई है, तो कहीं सचिन पायलट के यहाँ भी बागी खड़े हुए हैं, वो भी है। तो कई सरदारपुरा में क्या प्रोफेसर कुछ खेल दिखा पाएंगे या जादूगर की जादूगरी यूं ही चलती रहेगी? तो सेकावाटी में डोटासरा सीटों का, जी, फंसी हुई सीटों का जिक्र बहुत हो रहा है विजय जी, और दोनों तरफ की सीटों के बारे में यह कहा जा रहा है। एक तो मुझे तो ये लग रहा है कि मतदाता भी थोड़ा सा फंसे हुए हैं। कहते हैं अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और मोदी भी पसंद है, कैसे चलेगा? नहीं, अभी मिथिलेश जी कह रहे थे मारवाड़ी बड़ा वो देखता है, तो मारवाड़ी मुनाफा भी देखता है। हाँ। तो जो वोटर है वो कैलकुलेटर लेके भी निकला है, वो गारंटियां भी नाप रहा है कि इसकी गारंटी में इसके साथ में गया तो इतना फायदा होगा हर महीने, इसके साथ गया तो इतना फायदा होगा हर महीने। लेकिन मेरी मेन निगाह रहेगी इसमें महिला वोटरों पर। पिछली बार 74.06 वोटिंग हुई थी, लेकिन महिला वोटर 75% थे, तो पुरुषों के मुकाबले। गिरिजा व्यास से ब्रजेश दोषी इस समय बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाता, सुन लेते हैं हम एक बार। बात कही थी, पोलराइजेशन की बात हुई थी, कन्हैयालाल का मर्डर के इश्यू भी उठाया था कि सरकार विफल रही है, कांग्रेस सरकार जो है उसमें विफल रही। आप क्या मानती है इस मुद्दे का, क्या कोई पोलराइजेशन देखने को मिलेगा? सफलता और विफलता कोई हर बात तो है नहीं कि एक बार आंख लगाते। 99 चीजों पर हम लोग सफल हों और मान लो किसी एक में थोड़ा विलम्ब हो जाए तो उसको विफलता नहीं कहते, उसको थोड़ा विलम्ब कह सकते हैं। क्या आप मानती है उसका ध्रुवीकरण होगा इस मुद्दे से? बिल्कुल नहीं होगा, कोई ध्रुवीकरण। तो आप श्योर हैं कांग्रेस की सरकार आएगी? धन्यवाद। तो ये थी गिरिजा व्यास, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो सरकार है उसने सामूहिक विकास किया है, सामाजिक विकास भी किया, दोनों तरह का विकास हुआ है और इसी वजह से यहाँ पे कोई ध्रुवीकरण भी नहीं होगा और हमारी सरकार कहीं पर भी विफल नहीं रही, ये दावा भी वो कर रही है। कैमरा सैयद आलम के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक, उदयपुर। गिरिजा व्यास अपनी बात को रख रही थी और जाहिर है कि उनकी तरफ से तो यही दावा किया जाएगा कि सरकार की जो जितनी भी नीतियां हैं वो सब सफल हुई हैं और जीत उनकी ही होगी, ये चीज़ें रहेंगी। हालांकि काफ़ी उम्र, काफ़ी लंबे समय से भी हैं। और एक और चीज़ है कि अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो न हो, उनके मंत्रियों के बारे में और उनके सरकार के बारे में एक अलग बात कही जाती है विजय जी। और साथ में ये भी हकीकत है कि 86% जो टिकट हैं वो कांग्रेस ने रिपीट किए हैं इस बार। देखिए, अशोक गहलोत की पूरी स्ट्रेटेजी ये है कि उनकी 7 गारंटियां उनकी 3 कमजोरियों पर भारी पड़े। पहली कमजोरी विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी कमजोरी संगठन बीजेपी के मुकाबले कमजोर, तीसरी कमजोरी फंसी हुई सीटें, यानी जो छोटे दल जितना बिगाड़ सकते हैं, खासतौर से आदिवासी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और चौथी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच में दरार का आना। वो दरार अब भर गई, कितनी भर गई? तो
अशोक गहलोत के सामने इन 4 को ओवरकम कर जाएंगी क्या उनकी 7 गारंटियां? तो 4 वर्सेस 7 है, तो ये खेल चल रहा है। तो भर गई या फिर एक पटरा डालकर छोड़ दिया गया कि तब तक जरा पार पालें वो सीज फायर भी आप समझ लीजिए, सीज फायर भी हो सकता है। लेकिन अशोक सिंघल भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कल से आप अशोक गहलोत को भी काफी, एक तो नाम आप दोनों का जो पहला एक है तो बड़ी दिक्कत हो जा रही है, इसलिए मैं आपका पूरा नाम ले रही हूँ। अशोक सिंघल जी, ये बताइए कि अशोक गहलोत जी को देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि उनको, हालांकि मंझे हुए राजनेता हैं, लेकिन कुछ भी उनको देखकर, उनके इर्द गिर्द देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़े तनाव में हो इन चुनावों को लेकर, कि जो राज और रिवाज की बात होती है उसको लेकर वो खुद आश्वस्त न हो? देखिए, कल उनसे मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई, लेकिन देखिए नेता जो होता है ना, और मंझा हुआ नेता, अशोक गहलोत तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में मंत्री रहे 3 बार और सांसद 5 बार और 5वीं बार विधायक भी हैं, 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो बताते नहीं अपनी बात चेहरे से, क्योंकि बहुत कैंपेन भी कर रहे हैं और काफी जगह उनको जाना पड़ा, पूरे राजस्थान में जाना पड़ा है। तो लेकिन इतना जरूर है, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है अगर अंडर करंट होगा, कल भी हम लोग बैठे हुए थे तो उनको ये लग रहा है कि अगर अंडर करंट होगा तो वो कांग्रेस के फेवर में होगा, उनका कैलकुलेशन है ये। क्योंकि मुकाबला कड़ा है, 5 साल की जो राज और रिवाज की बात की जाती है कि 5 साल के बाद बदल जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट्स भी हैं, हरियाणा में भी जो रिवाज था वो बदला गया, बहुत सारी स्टेट्स में बदला गया, केरल का भी वो उदाहरण दे रहे थे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर साल 5 चीजें हो, जो चला रहे परंपरा, कई बार टूटती भी है परंपराएं। लेकिन अशोक गहलोत को जो 7 गारंटी, विजय विद्रोही जो बात बोल रहे थे, जो गारंटी है उनकी, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं ये काम कर सकती है। उनको ये लगता है कि महिलाओं का वोट उनकी फेवर में जा सकता है। सरकारी कर्मचारी जो एक समय उनसे नाराज रहता था, इस बार ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात थी वो उनकी फेवर में जा सकती है। तो उनकी कई चीजों को लेके कैलकुलेशंस हैं, अगर वो काम कर गई तो उनको फायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने भी जिस ढंग से कैंपेन किया और यहाँ पे लाइन ऑर्डर की स्थिति को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, लाल डायरी का जिक्र किया, पेपर लीक की जो बात हुई, बहुत सारे मुद्दे बीजेपी उठाने की कोशिश करे। इसके अलावा जो ध्रुवीकरण की बात की जा रही है, बीजेपी भी कोशिश करती है, कांग्रेस भी करती है, और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, वो उनको लगता है कि हर मुद्दे को अप्लाई किया जाए, कौन सा मुद्दा कहाँ काम कर जाए। ये चुनाव में हमेशा देखा जाता है, कोई सेट पैटर्न तो होता नहीं है चुनाव का। कास्ट इक्वेशंस हैं, जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से की गई, तो तमाम मुद्दे कोशिश की गई कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कि उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाए। लेकिन सबको भरोसा है, बीजेपी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाएंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो 5 साल उनका झगड़ा चला है, उसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन इधर वसुंधरा राजे को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे, तो कोशिश यही है कि दोनों तरफ से, गजेंद्र सिंह शेखावत से कल मैंने जब बात की, उनको भी ये लगता है कि हमको फायदा मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी, जिस ढंग से कांग्रेस की सरकार चली है, किसानों की समस्या है। लेकिन अशोक गहलोत को लगता है कि जो 7 गारंटी है उनका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिल सकता है। अगर वहां पर भी दंगे देखे गए थे और उसके बाद से भी ऐसा लगा था कि शायद एक विभाजन सा है और एक जो जिस ध्रुवीकरण की बात होती है वो कुछ हद तक, लेकिन जिस अंडर करंट की बात एक कर रहे हैं अशोक जी, और केवल वो नहीं कर रहे हैं बल्कि अंडर करंट एक ऐसा शब्द है जो इन चुनावों में बड़ा घूम रहा है सबकी, भाई सतह के नीचे एक तरंग दौड़ रही है, पर क्या वो सत्ता के में जो बैठे हैं उनके लिए अंडर करंट हो सकता है? देखिए, सत्ता के लिए अंडर करंट होता नहीं है, क्योंकि राजस्थान का आदमी बाजरा खाता है और बाजरा खाने वाले का जो अंडर करंट होता है वो हमेशा खिलाफ में ही जाता है। ये तयशुदा कार्यक्रम है, तो ये बाजरा खाने वालों का फैसला अगर उनका अंडर करंट मापना है, क्योंकि बाजरे में कैल्शियम के साथ साथ फेरिक जो आयरन बहुत होता है, और आयरन कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है कि वो बदलाव की ओर जाता है। और लोहा शनि का प्रतीक है, और शनि क्या करता है, सबको बदला है कि सत्ता बदलाव का संदेश देता है। अगर अंडर करंट बढ़ता है तो ये मान के चलिए कि राजस्थान की सियासी आबो हवा की फिजा में बदलाव का रंग रोगन हो चुका है और परिणाम 3 दिसंबर को आना है। चलिए, ये कहावत भी है बाजरा को लेकर, हाँ, जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी। हाँ, तो लेकिन वो हाजरी के बाद बाजरा के वो कहावत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो हाजरी भूल चुके हैं आचार संहिता में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इमोशनल कार्ड, क्योंकि चुनाव के 48 घंटे पहले हम देखें न गारंटी है, न दावे है, न वादे हैं। चलिए मिथिलेश जी, ये नेता देख लें, हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करने के लिए, अब किसकी जीत होगी हार होगी ये जनता इस समय तय करेगी। विजय जी क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि लहर पकड़ में आती है, अंडर करंट पकड़ में नहीं आता। अंडर करंट हमेशा नतीजों के बाद होता है। अच्छा ही अंडर करंट था
जो पकड़ में नहीं आ रहा था, और लहर पकड़ में आती है और लहर कुछ दिख नहीं रही। ऐसे में मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि मुकाबला कांटे का है और 10-15 सीटों का अंतर हो सकता है, ऐसा मोटे तौर पर कुल कहा जा रहा है। लेकिन मैं महिला वोटरों की बात कर रहा था कि जितनी योजनाएं हैं गारंटी वाली, वो सब महिला केंद्रित है। ऐसे में महिलाओं के हाथ में मुझे लगता है कि सत्ता की चाबी है, और उसका क्या फर्क पड़ेगा, कितना वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का होता है, उसके आधार पर आज शाम को 6 बजे के बाद हम कुछ हमें थोड़ा अंदाज लगना, थोड़ा अंदाजा उस समय लगेगा। अभी सीपी जोशी के साथ इस समय हमारे संवाददाता राहुल गौतम है। जी राहुल। राजस्थान में वोटिंग जारी है और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी। 5 बार से लगातार मिले हैं। सर, 6ठी बार आप दोबारा कंटेस्ट कर रहे हैं ये चुनाव। इस बार मुश्किल है चुनाव, या आपको कॉन्फिडेंट है कि जो आपने काम किए, सांसद भी रहे आप भीलवाड़ा से, आप कॉन्फिडेंट हैं इस बार भी अपनी सीट को लेकर? जनता से पूछिए, वो बता पाएंगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं। मैं जो बैठा हूं, आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं? आपको लगता है कि जो भी क्या लगता है, मैं जो बैठा हूं रिलैक्स होकर, आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं? कई लोगों का ये कहना है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ जिनको बीजेपी ने उतारा है, उसके बाद राजपूत जाति लामबंद हो गई है, अपर कास्ट जो है वो लामबंद हो गई, और इस बार आपके लिए इतनी आसान राह नहीं होने वाली। जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया उन्हीं को जाकर पूछो। सर्व समाज नाथद्वारा का मेरे साथ। अच्छा, अमित शाह यहाँ पर आए थे, उन्होंने कैंपेन किया आपके लिए। भूपेश बघेल आए थे, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। क्या लगता है आपको, जो जनता है वो किन इश्यूज को ध्यान में रखकर आज वोट डाल रही है नाथद्वारा की? नाथद्वारा की जनता विकास के लिए वोट डाल रही है। पिछले 43 साल से सामाजिक जीवन में मैं हूँ। जनता के सुख दुख विकास में मैंने भागीदारी निभाई, उसी आधार पर मैं जनता से वोट मांग रहा हूँ। आपके जो ओपोनेंट हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, वो कहते हैं कि आप एक्सेसिबल नहीं है पब्लिक के लिए, लोगों से मिलते नहीं हैं, और यहाँ पर जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो पाया। यहाँ पर ये टूरिज्म सिटी को डेवलप करना चाहिए था, उस हिसाब से आप नहीं कर पाए। मुझे जानकारी नहीं, वो कब नाथद्वारा में चुनाव के बुलाए। आप कह रहे हैं वो बाहरी है? मुझे पता नहीं। जो कमेंट आप कर रहे हैं कि मैं मिलता नहीं हूँ, एक्सेसिबिलिटी नहीं है मेरी, ये तो उनके एलिगेशन है। मैंने कहा ना, उनकी जानकारी उनको, तो मुझे अच्छा लगता कि वो बताते कि नाथद्वारा में कब से आ रहे हूँ। अच्छा, ये बताइए कितना नंबर आप देंगे? आप विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, आप लगातार सीजन पॉलिटिशियन हैं, 40 साल से ज्यादा आपको राजनीति, क्या नंबर देंगे आप जनता को राजस्थान की आज की? कितनी सीटें आप कांग्रेस पार्टी की डिलीवर करेंगे? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल परफॉर्म किया है। कोरोना जैसे मैनेजमेंट को बहुत अच्छे मैनेजमेंट किया है, राहत के संबंध में कदम उठाए, लोगों को रिलीफ देने का काम किया है। खुश नजर नहीं आ रहे हैं सीपी जोशी आज की सुबह, समाचार किया है। लेकिन मेवाड़ राजघराने के जो नुमाइंदे हैं उनसे मुकाबला उनका। हालांकि बीजेपी ने इस बार सांसदों को बड़ी विधायकी की चुनाव के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन सीपी जोशी स्वयं भुक्तभोगी हैं उस चीज के कि केंद्र से राज्य, राज्य से केंद्र। देखिए, निश्चित रूप से जब उन्होंने लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण भी लड़ी और वो चुनाव हारे, और इस बार का जो चुनाव है 1 वोट से भी वो हारे, उसका भी दंश उनकी आत्मा में है कि वो मुख्यमंत्री बनने से इसलिए रह गए कि 1 वोट से चुनाव हार गए। और अब की बार जो बीजेपी ने जो उदयपुर के राजघराना से जो प्रत्याशी उतारा है, उसके बाद वहां बहुत टाइट फाइट बताई जा रही है। लेकिन जो दोनों पार्टियों में एक नई चीज है कि दोनों ने आर्थिक भस्मासुर पैदा हुए हैं दोनों पार्टियों में, और वो आर्थिक भस्मासुर अपनी ही पार्टियों को खत्म करने के लिए और आला कमान को उनकी औकात बताने के लिए बागी खड़े किए हुए हैं। ये इस बार के जो चुनाव है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने या तो भाजपा में राज भोगा और माल कमाया, या कांग्रेस में राज भोगा और माल कमाया, और अब वो बागी होकर ताल ठोक रहे हैं। वो दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो अभी विजय सर कह रहे थे कि चुनाव फंस रहा है, तो उस चुनाव फंसाने में इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जो दोनों पार्टियों के बागी हैं वो किसको फंसा रहे हैं। आप देखिए, शाहपुरा में आप जब सचिन पायलट वहां मीटिंग करने गए, उस पोस्टर पर अशोक गहलोत की फोटो नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां आलोक बेनीवाल जो पिछली बार अशोक गहलोत के साथ थे, उनका साइलेंट समर्थन है। तो ऐसी ही कई सीटें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सच में। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबने अपने अपने घोड़े उतार रखे हैं
और वो घोड़े किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, कौन मैदान मारेगा। एक जगह पोस्टर पे दोनों की तस्वीर आई, अजमेर में लगा कि दोनों शायद चुनाव चुनाव आ प्रचार के लिए साथ जाएंगे, लेकिन शाहपुरा में आते गए आते नहीं। वो साफ हो गए। वो एमपी चले गए, सचिन पायलट उस ये दिन प्रचार इंपॉर्टेंट करने चीज है के कि लिए। दोनों के बीच लेकिन में अशोक गहलोत चुनाव वाले दिन क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं।